दोस्तों, and especially this is a great opportunity to speak to the students, and I really congratulate Shashi Dream Foundation for organizing a lecture series about the career counseling for the younger students, especially for the underprivileged students. जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें याद आ गई। जब मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्विस में था 2008 से, तो उस टाइम में मेरा पोस्टिंग दिल्ली में था। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रहा था। जब वो तैयारी कर रहे थे खैर, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लेबरर्स मेरे अंडर में काम करने के लिए इंडिया के कई जगह से आया। कुछ लोग बिहार से थे, कुछ लोग बंगाल से थे, कुछ मध्य प्रदेश से थे, कुछ और भी स्टेट से थे। सारे जिसके मकान नहीं है, सारे लेबरर्स। तो उन लोगों ने, अब वो लोग जितने भी आए थे वो सब अपने बच्चों के साथ आए थे। कभी बच्चा 1 साल का होगा, कभी 2 साल का होगा, कभी 5 साल का, कभी 10 साल तक जो बच्चे थे उनके साथ आए थे। उनको कहीं रहने के लिए जगह नहीं था, मकान नहीं था, और बच्चे स्कूल जाते भी नहीं थे, अक्सर भीख मांगने के लिए चले जाते थे। तो मैंने एक छोटी सी मुहिम शुरू कर दिया। मैंने ये जब देखा ये हालत बहुत ख़राब है, इसी तरीके से 12 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स है इंडिया में, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और उनको कभी पढ़ने का एक मौका नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने ही जो मॉन्यूमेंट था, जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, हुमायूं टॉम्ब है, इन सारी जगह पे छोटी छोटी स्कूल शुरू कर दिया। स्कूल का मतलब ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक तंबू लगा के एक टीचर लगा देंगे, वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी ये पढ़ाते थे। तो लोगों को पता चला कि, तो जब ये पता चला कि नहीं मॉन्यूमेंट में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो उसमें स्कूल चल रहे हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ हायर ऑफिसर्स को। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे स्कूल चलाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं गवर्नमेंट की फंड से कोई स्कूल नहीं चला रहा हूँ, मैं अपनी तनख्वाह से स्कूल चला रहा हूँ। तो इसमें आपके लिए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? ये लेबरर्स वगैरह जो सब काम कर रहे हैं वहाँ, उसके बगल में हमने एक तंबू लगा के बच्चों को पढ़ाने की एक स्कीम शुरू कर दी है। तो जब उनको पता चला कि जो ना अपने तनख्वाह से काम स्कूल चला रहे हैं, तो ये एकदम पीछे हो गए। तो उसके बाद जो ना ये चीज़ें, जो जितने भी चैनल्स है, बाकी अखबार है, उन लोगों को पता चला। तो CNN, IBN, उसमें उस टाइम में मुझे सिटीजन्स अवार्ड करके, सिटीजन्स जर्नलिस्ट अवार्ड करके एक अवार्ड दिया। वो अवार्ड से भी ज़्यादा जो अवार्ड जो देने वाले थे वो अमिताभ बच्चन जी थे, तो इसलिए वो बहुत मशहूर हो गए। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे तो इसलिए वो बहुत मशहूर हो गया। तो सारे लोगों को पता चला। फिर उसके बाद जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा जब आए इंडिया, तो मैं उनका गाइड था। तो एक बहुत ही स्ट्रेंज डिमांड था अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से कि अमेरिकन एम्बेसी उन गरीब बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो अगेन कुछ ऑफिसर्स जो ना उनको अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने अमेरिकन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया, ये कुछ लोग वो चाहते नहीं हैं। तो अमेरिकन एम्बेसी ने कहा नहीं, द प्रेसिडेंट वुड लाइक टू मीट दोज चिल्ड्रन।
तो फिर बच्चों से मुलाकात हुआ और ये 1 घंटे का उनका प्रोग्राम, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने उनको उन्हीं के साथ, इन बच्चों के साथ जो ना खुश होते हुए देखा। उसी के बाद वो मामला, दैट वाज एन इवेंट, वो लोगों ने भूल गया। कुछ सालों के बाद जो ना 2000, दैट वाज इन 2010, 2015 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फिर इंडिया आए। तो उसमें से एक स्टूडेंट था, जब उन्होंने बच्चों से मिले तो उसमें एक स्टूडेंट था जिन्होंने, उनका नाम था विशाल, उन्होंने जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट और मिसेस प्रेसिडेंट उन दोनों को रिसीव किया था। तो ओबामा ने पूछा आपका क्या नाम है, तो बच्चे ने कहा कि मेरा नाम विशाल है। तो ये 2010 में था। और 2015 में जब दोबारा जब वो हिंदुस्तान आए तो उसमें 26 जनवरी में जो रिपब्लिक डे परेड था उसी के लिए चीफ गेस्ट बन के आया था। तो आने के 6 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड लाइक टू मीट दैट विशाल। विशाल कौन थे वो मैं भूल गया, तब मैं तब तक रिटायर भी हो गया था, मैं भूल गया था। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट रिमेंबर्ड दैट नेम। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल टू मीट दम। उन्होंने कहा कि इनसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा उनके पास ना मोबाइल रहता है ना कुछ रहता है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो ना आप किसी भी तरीके से ढूंढ के निकालिए। एंड देन आई अरेंज द प्रोग्राम, क्योंकि उनका फादर का मेरे पास उनका मोबाइल मेरे पास था। फिर अरेंज हुआ। तो 26 को द मेन प्रोग्राम वाज रिपब्लिक डे परेड। 27 को टाटा और बिरला से मिलने से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट वो विशाल से और उनकी पेरेंट्स से मुलाकात किया। तो दिस वाज ए काइंड ऑफ इंस्पायरिंग इंसिडेंट। तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और इस तरह के काम हम लोगों को शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो नीचे का सोसाइटी के नीचे का तबके में जो लोग हैं उनको मदद करना ज़रूरी है। जैसे उपनिषद में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावः। किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। जितना पॉसिबल है हम लोग उनको मदद करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो आप लोगों ने जो मुहिम शुरू किया है तो उसके साथ मैं भी हूँ। तो अब मैं अपने सब्जेक्ट में जा रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट आज आर्कियोलॉजी है और आर्कियोलॉजी में एक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है। देखिए, मैं अक्सर लोगों को आर्कियोलॉजी रेकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि आप कहीं पर भी जाके देख लीजिएगा आपको बहुत कम आर्कियोलॉजिस्ट मिलेंगे। आपके खुद के जो ना चारों तरफ देखिएगा आपको हमेशा मिलेगा, हर जगह पे आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, मैनेजर्स मिलेंगे, लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट आपको मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? नंबर 1, इस कोर्स के बारे में, इसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई अपना डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पास करके या इवन PhD भी किया तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, गिने चुने, बहुत कम ही कहना चाहिए। एक हिस्ट्री का प्रोफेसर है, लेक्चर है, आपको हर कॉलेजेस में मिलेंगे, लेकिन आर्कियोलॉजी नहीं मिलेंगे। आपको फिजिक्स का पोस्ट जो ना हर जगह हर कॉलेजेस में मिलेंगे, केमिस्ट्री का हर कॉलेजेस में मिलेंगे, लेकिन अगर आर्कियोलॉजी आप पूछेंगे आपको नहीं मिलेगा, कुछ गिने चुने जगह पे मिलेंगे। और ये कोर्स भी बहुत ही बोरिंग कोर्स है, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है तो दिस इज नॉट ए कोर्स दैट यू शुड गो। मैं अक्सर रिकमेंड नहीं करता।
अगर आपको दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, ऑर्डिनरी दिलचस्पी नहीं, बहुत ज़्यादा, हाँ मुझे कुछ डिस्कवर करना है, मुझे अपने कल्चर का अतीत के बारे में जानना है, ये मेरा जो ना एक बिल्कुल जो ना एक मेरे लिए तो खत ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वही मेरा वे ऑफ कैरियर है। अगर आपने सोच लिया, अगर आपके अंदर आत्मा ये बोल दिया, तो इस कोर्स में जाइए। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छा नहीं है, आपका सैलरी स्केल अच्छा नहीं है, इसके बावजूद भी अगर आप आर्कियोलॉजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए पैशन होना चाहिए। सब्जेक्ट का पैशन नहीं है तो बिल्कुल इसमें मत जाइए। इससे भी अच्छा है हिस्ट्री है, आपको पॉलिटिकल साइंस है, आपको इकोनॉमिक्स है, आपको फिजिक्स है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ये सब चीज़ें इससे और भी बहुत अच्छा है। फिर मुझसे आप पूछेंगे आप क्यों चले गए। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया उस पोस्ट में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद फौरन मैंने अप्लाई नहीं किया, फौरन मुझे कंसल्टेंट करके, रिटायरमेंट के बाद मुझे कंसल्टेंट करके मुझे फिर अपॉइंटमेंट किया। मैं ये पोस्ट चाहता नहीं था, लेकिन किसी मिनिस्टर ने ज़बरदस्ती कर दिया और उसके बाद जो ना फिर मैंने वो रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि 6 महीने के लिए था, तो उसमें मैं 3 महीने में ही मैं रिज़ाइन किया। उसके बाद मुझे एक अलग नौकरी मिला, वो है आगा खान ट्रस्ट में, इसी फील्ड में एक नौकरी मिला। तो वो मेरे जो सैलरी, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सैलरी मिलता था उसका डबल द सैलरी था। वो भी मैंने 3 साल तक किया और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो नौकरी करना नहीं है, वो भी छोड़ दिया। फिर अभी मैं अपने काम में, किताब अभी तक जो काम किया है आर्कियोलॉजी का, उसमें वो लिखने की काम में मशगूल हूँ, वही काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आया कैसे इस फील्ड में? मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था। तो उसी ज़माने में मुझे एक किताब मिला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके, नेहरू जी ने लिखा है। उस ज़माने में अंग्रेज़ी इतना अच्छा आता नहीं था, क्योंकि नेहरू जी का जो इंग्लिश है वो बहुत ही फ्लावर लैंग्वेज है। तो उस टाइम में मेरा जो मादरी ज़बान है वो मलयालम है, तो मलयालम में उसका ट्रांसलेशन था। मुझे वो किताब पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। एक दूसरा किताब था उनका, उसका ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका भी मलयालम ट्रांसलेशन था। फिर मेरे ही लैंग्वेज में, दैट इज मलयालम लैंग्वेज में, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में एक छोटा सा किताब था, मैंने वो भी पढ़ा। तो मुझे अच्छा लगा, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ये लगा कि ये मेरा जो लाइन है वो हिस्ट्री है, क्योंकि आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम में। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं केरला का रहने वाला हूँ, तो मेरे आसपास में कई कॉलेजेस हैं, मैंने ये डिसाइड किया नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो दिल्ली में पढ़ूंगा, आगरा में पढ़ूंगा, या नॉर्थ इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें उस ज़माने में मुझे एडमिशन मिला, और वहाँ का हिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था। करीब में आगरा था, फतेहपुर सिकरी था, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो सब आसपास में था। तो मैंने जाके वहाँ देखा, फिर बहुत ही अच्छा लगा। एमए में जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा पोजीशन सेकंड पोजीशन था, और एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मेरा साथ ज़्यादती किया, क्योंकि उन्होंने मेरा मार्क बहुत अच्छा होने के बावजूद भी मुझे उन्होंने रिसर्च में एडमिशन नहीं दिया। और
उस लड़के को दिया जो मुझसे 16 मार्क कम थे एमए में, और बीए में उनका नंबर बहुत कम था, मुझसे बहुत ज़्यादा कम था। तो कुछ पार्टीबाजी था, गुटबंदी था, तो इसी वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे फिर अपने जो ओरिजिनल जो आर्कियोलॉजी है उसी में जाना चाहिए। तो फिर मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके एक कोर्स था, उसका कॉल फॉर किया था। तो मैंने उसमें जाके रिटन एग्जामिनेशन दिया, अच्छा नंबर आया, और उसके बाद एक इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू में भी बहुत ही अच्छा, उन लोगों ने जो भी सवाल पूछा उसके लिए, सबके लिए मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जो है वो 1 साल का कोर्स था, लेकिन अब वो 2 साल का कोर्स है। तो उसमें पढ़ाई कैसे होता है, तो उस टाइम में थोड़ा सा छोटा सा स्टाइपन भी था, उसका 200 रुपये का एक स्टाइपन भी था। आजकल वो 8000 हो गया है। लेकिन वो कोर्स का मेरा सबसे अच्छा, मुझे इसलिए अच्छा लगा, अगर वो कुतुब मीनार के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो कुतुब मीनार में ही बैठ के पढ़ाते थे। एक क्लास होगा आपका बाहर जो रूम में होगा, उसके बाद जो ना आपको कुतुब मीनार ले जाके दिखाते थे। अच्छा, बृहदीश्वरा टेम्पल है जो तमिलनाडु का, या महाबलीपुरम है तमिलनाडु का, उसके बारे में आपको एक कोर्स होगा अपने क्लासरूम में, लेकिन वहाँ आपको ले जाएंगे, पढ़ाएंगे। उसी तरीके से अजंता, एलोरा, इन सारी चीज़ों को जो ना आपको उन जगह पे ले जाके पढ़ाते हैं। तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। मुझे ये क्लास बहुत अच्छा लगा। मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, अच्छा नंबर से पास हुआ। उसके बाद मुझे नौकरी उसी टाइम में, जैसे मैं कोर्स कंप्लीट किया वैसे मुझे नौकरी मिल गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन, रिसर्च में एडमिशन नहीं दिया था, वहीं फिर नौकरी मिल गई। तो नौकरी में तो खैर हमारा मेन काम 2 काम है, एक आर्कियोलॉजिस्ट का, एक है पुराने जो बिल्कुल जो आप भूल गए उस तरह के जितने भी कल्चर से, उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, और उसके बाद एक्सकेवेशन करके और ज़मीन के अंदर में जो भी है उसको बाहर निकालना। जैसे हमारा हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, इन सब चीज़ों को दोबारा एक्सकेवेशन करके आप बाहर निकाल कर लेंगे। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा काम आपका ये होगा कि बहुत ही गिरा हुआ, रूइनस कंडीशन में, बहुत ही ख़राब कंडीशन में जो भी हमारा कल्चरल जो सेंटर्स है, देखिए फतेहपुर सिकरी बताइए, या आगरा का ताजमहल है, या और भी जितने भी बटेश्वर करके मंदिरों का समूह है, वो सब जो ना हालत, इसका बहुत सारे चीज़ों का हालत बहुत ख़राब है। उसको ठीक ठाक करने का भी आपका ड्यूटी है। तो एक है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन, दूसरा है आपका कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट। ये मेन ड्यूटीज है। तो जब मैं अलीगढ़ में था तो इट वाज मेनली एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन। तो उसमें मैं छोटा था, तो उस टाइम में एक बहुत अच्छा डिस्कवरी कर पाया, वो था अकबर का इबादत खाना। व्हाट इज इबादत खाना, आपको सबको पता है। जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स है, वो वैसे भी जो स्टूडेंट्स है, अकबर ने सारे मजहब को एक बनाना चाह रहा था। कभी हिंदू से, कभी मुस्लिम से, कभी जू से, कभी जैन से, कभी क्रिश्चियन से बातचीत करके दीने इलाही करके एक नया मजहब अकबर ने चलाया था। सबका निचोड़ था वो। ये कहाँ है, तो उसमें लोगों में जो हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों में मतभेद था। कुछ लोग कहेंगे यहाँ है, कुछ लोग कहेंगे यहाँ है, कुछ लोग कहेंगे वहाँ है, कुछ लोग कहेंगे वहाँ है। सबको पता था ये फतेहपुर सिकरी में, लेकिन कहाँ है इन सब चीज़ों में, इनमें लोगों का डिफरेंट ओपिनियन था। तो एक उस ज़माने के एक उर्दू स्कॉलर थे,
सईद अहमद महारावी करके, उन्होंने कहा ये स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सिकरी में नहीं है, ये अब मौजूद नहीं है, ये पहले था अब मौजूद नहीं है। अभी जितने भी स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स है फतेहपुर सिकरी में, उसमें ये नहीं है, ये गिर गया है, सालों पहले गिर गया है, जमीन दोष हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल एकदम टीला है जिसके ऊपर जो पेड़ भी है। तो वो उर्दू का स्कॉलर था, इसलिए लोगों ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर लोगों ने फिर भी कहना शुरू किया वहां है, यहाँ है। फिर एक अलग स्कॉलर आया, अत्तर अब्बास रिजवी एंड फ्लिन तो ऑस्ट्रेलियन था। उन लोगों ने भी कहा नहीं, ये सईद अहमद महारावी ने जो कहा है वही हमें सही लग रहा है। मैंने जब जाके मैंने उसके बारे में पूरा छानबीन किया तो मुझे भी लगा कि हाँ यही है, लेकिन कहने से कुछ होगा नहीं, आपको इसको खोद के, क्योंकि एक बड़ा माउंट था, टीला था, उसमें 12 पेड़ भी थे, तो मैंने उसको एक्सकवेशन करना शुरू कर दिया। एक्सकवेशन करने के बाद जो ना एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग उसके नीचे से निकला, एक्सपोज किया। लेकिन ये कैसे साबित करेंगे यही वही स्ट्रक्चर है, वो इबादत खाना है? तो अकबर के ज़माने में कोई फोटोग्राफी नहीं था, लेकिन अकबर ने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उन्होंने पेंटिंग की वजह से, पेंटिंग के जरिए से उसको सबको जो ना कैसा कैसा था उस ज़माने का बिल्डिंग, उसी के बारे में पेंटिंग्स बनवा दिया था। वो पेंटिंग ऑलमोस्ट लाइक फोटोग्राफी है, लेकिन फोटोग्राफी के उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक फोटोग्राफी है। तो उसमें कुछ बाहर से कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स आए थे, स्पेन से, इटली से आए थे। उन लोगों से अकबर डिस्कशन कर रहे हैं। उसका एक पेंटिंग, क्योंकि वो चेस्टर बीटी कलेक्शन करके आजकल इंग्लैंड में है, वहीं से मिला और वो पब्लिश्ड है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैंने उस पेंटिंग को, जो इबादत खाने में जो डिस्कशन चल रहा था अकबर का, उस पेंटिंग को जो ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला, उससे कंपेयर करके देखा, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज थे जो अकबर ने जो पेंटिंग बनवाया था उसमें और जो मैंने खोद के निकाला है। सो दैट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, क्योंकि ये सेक्युलर इंडिया का नर्सरी था, तो उसको डिस्कवर करना बहुत बड़ी चीज़ थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन दिया। मिसेस गांधी उस ज़माने में जिंदा थी, तो उन्होंने कहा कि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, प्लीज़ सेंड द डिटेल्स। तो उसका डिटेल्स पूरा भेज दिया। और उसके बाद जो फिर बहुत सारे डिस्कवरीज मैंने वहाँ किया। एक क्रिश्चियन चैपल अकबर ने बनवाया था, वो भी डिस्कवर किया। अकबर के ज़माने का बाजार था, वो डिस्कवर किया। इसी तरीके से बहुत सारी डिस्कवरीज कर पाए। तो आर्कियोलॉजी में ये है कि आपका सैलरी उतना अच्छा नहीं होगा, कभी एक लेक्चर का सैलरी आपसे भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपका लक आपके साथ है तो आप बहुत ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो एक प्रोफेसर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ एक तो वो हुआ था, तो वो दैट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जिसकी वजह से फिर जो ना मुझे एक पोस्टिंग मिल गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो डिप्टी सुपरिटेंडेंटिंग आर्कियोलॉजिस्ट करके पोस्टिंग था। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मद्रास में था, उसके बाद मेरा सेकंड पोस्टिंग गोवा में हुआ, उसके बाद थर्ड पोस्टिंग वो हुआ पटना में, बिहार में हुआ। जब मैं बिहार में था तो मुझे और जो ना बुद्धा के एसोसिएटेड बहुत सारे स्तूपा एक्सकवेशन करने का मौका मिला। एक तो राजगीर में एक स्तूपा था जो किसी ने देखा नहीं था, रोड के बगल में ही था, बिल्कुल टीला जैसे था, शायद किसी का नजर नहीं पड़ा। वो
स्तूप एक्सकेवेट करने का मौका मिला। फिर केसरिया करके एक जगह था, वहाँ का एक बहुत बड़ा स्तूप था, वो वन ऑफ द बिगेस्ट एवर एक्सकेवेटेड स्तूपा कहता हूँ मैं, वो एक्सकेवेट करने का मौका मिला। तो ये सब चीज़ें मिलने के बाद फिर मेरा पोस्टिंग हुआ है आगरा में। आगरा में तो खैर तो ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सिकरी है, ये सब वो एरिया है, मैंने पहले भी काम कर चुके थे। तो वहाँ तो खैर तो VIP वगैरह बहुत आते हैं। तो उस टाइम में परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। तो पूरा सारे लोग जो ना वो टीवी में वो देख रहा था, तो उनका गाइड में ही था, क्योंकि उनको एक एक चीज़ के बारे में उनको तो बहुत सारे सवाल थे। उनके बेगम का भी सवाल बहुत सारे थे, और भी जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी सवाल किए। तो उसको सबको आपको जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल इसके बारे में पूछा, और तो सबको जो ना बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से मैंने जवाब भी दिया। फिर नेक्स्ट मेरा पोस्टिंग हुआ है छत्तीसगढ़ में। जब छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में कई इलाका ऐसा है कि जहाँ नक्सल ग्रुप बहुत ज़्यादा है। जो नक्सल है उधर जो ना अगर आपको काम करना है तो काम करने नहीं देंगे, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल को वो काम करने नहीं देते। लेकिन मेरे वहाँ जाने के बाद जो ना एक दिन एक सामलूर करके मंदिर था, वहाँ गया तो हमें जल्दी पकड़ लिए उन लोगों ने, नक्सल ग्रुप ने पकड़ लिया। तो मैंने उनसे पूछा, आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? अगर आप कहें तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे ये एक बात कहा, उन्होंने कहा कि 1000 साल में किसी ने इस मंदिरों को ठीक करने के लिए आया है, तो अगर आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से यहाँ के जो गरीब लोग हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है और बिल्कुल जो SC ST के जो लोग हैं वो बिल्कुल ST वाले लोग हैं, तो उनके पास जो ना पैसा नहीं है, तो हमारी वजह से उनको कम से कम जो ना कुछ डेली वेजेस मिल जाते हैं, तो इसको क्यों रोक रहे? तो जब मैंने इस तरह की गरीब की बात कहना शुरू कर दी, तो उन लोगों ने सोचा कि ये आदमी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, ये एक अलग जैसा लगता है। तो मैंने उनसे पूछा, देखिए आप इन लोगों से पूछ लीजिए, इनको मैं डेली वेजेस कितना देता हूँ, और इसमें जो सामान यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई कमी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं आप तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आप क्यों इस गरीबों के साथ जो ना क्यों आप अन्याय कर रहे हैं? ठीक है, हम काम अगर आप कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो फिर उन लोगों ने कहा, नहीं आप अच्छा आदमी लग रहा है कि आप काम कीजिए, लेकिन हमको भी अपना मूवमेंट चलाना है, जिसके लिए कुछ पैसा चाहिए। तो मैंने कहा, अगर छोटा मोटा है तो खैर तो हम कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा अगर आप पूछेंगे तो फिर हमें इसी से ही जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उन लोगों ने 10,000 रुपये मांगा, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जब भी आप ये हम लोग एक ग्रुप है नक्सल का, नक्सलाइट का एक ग्रुप है, लेकिन जो ना आंध्रा का नक्सलाइट से वो जब आते हैं तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको काम रोकना पड़ेगा, वो जाने के बाद फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर आप शुरू कीजिए। तो इसी तरीके से हमारा एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद मेरा अब ट्रांसफ़र हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से चंबल वैली में, चंबल फॉरेस्ट में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ काम करने के लिए वहाँ डकॉइट लोग हैं। निर्भय सिंह गुज्जर करके एक बहुत बड़ा नामी गिरामी वो था, राम बाबू गडरिया करके दूसरा डकॉइट थे, ये सब सारे थे। तो उनसे भी हम लोगों ने इंटरमीडियरी के थ्रू, डायरेक्टली आप उनके पास कुछ नहीं करा सकते हैं, इंटरमीडियरी के थ्रू बात किया। तो उसमें जो पान सिंह तोमर था, आजकल पान सिंह तोमर के बारे में एक फिल्म भी है, वो पान सिंह तोमर को जिस पुलिस ऑफिसर ने मारा था उनका नाम है विजय रामन। उन्होंने हमें कुछ मदद किया, कुछ सरेंडर डकॉइट्स थे, उन लोगों ने मदद किया।
तो वहाँ हमने 200 मंदिरों में 80 मंदिर 80 मंदिर उनके साथ मिलके दोबारा खड़ा कर दिया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे जना डेकॉइट से कैसे बात करेंगे, एक सोशल इंजीनियरिंग की बात है, दोबारा खड़ा कर दिया। तो ये अगर आपको जो ना इसके बारे में, ये जगह का नाम है बटेश्वर। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी यूट्यूब में है, आप कभी यूट्यूब देखेंगे तो खैर तो आपको टाइप करना पड़ेगा, रीबर्थ ऑफ ए फॉरगॉटन टेम्पल कॉम्प्लेक्स बटेश्वर, रीबर्थ ऑफ ए फॉरगॉटन टेम्पल कॉम्प्लेक्स बटेश्वर। आप ये टाइप कर लीजिए तो पूरी कहानी आपको सामने आ जाएगा, कैसे कैसे मंदिर, एक एक मंदिर जो ना बिल्कुल एकदम लगता ही नहीं था, फिर उसमें से जो ना एक एक पत्थर जोड़ के हम लोग कैसे मंदिर बना रहे हैं। इस तरह की हम लोगों ने 80 मंदिर खड़ा कर दिया है, अब भी 120 मंदिर है, तो वो अभी बचा हुआ है। तो उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हुआ है दिल्ली में। तो दिल्ली में मैंने आपसे ये वाक़या बताया कैसे कैसे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए हम लोग स्कूल चलाते थे, क्योंकि अगर एक ऑफिसर चाहे वो बहुत कुछ कर सकता है। हाँ नहीं, आप जो ना बैठ के आपको तनख्वाह लेना है तो तनख्वाह भी ले लीजिएगा, तो उसमें तो कोई आपसे पूछ नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, मैंने किया। और उसके बाद जो ना मैं रिटायर हुआ है एज रीजनल डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पद से रिटायर किया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि पहले इस कोर्स में आप तब तक मत जाइएगा अगर आपको पैशन है। अगर पैशन नहीं है तो आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सैलरी स्केल आपका अच्छा नहीं मिलेगा, उससे अच्छा आपको मिलेंगे डॉक्टर होने में मिलेंगे, आपको वकील होने में मिलेंगे, आपको इंजीनियर होने में मिलेंगे, आपको जो लेक्चरर प्रोफेसर होने में मिलेंगे। इसमें वो स्केल वगैरह नहीं होगा, लेकिन वो भी अगर आपको एक अच्छा मौका जो ना कभी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करने के लिए मिलेगा, अगर वो मिल गया तो आप भाग्यवान हैं, नहीं है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन है, तो ये तो खैर मैंने बिल्कुल जो काम बता, जो बात चीज़ आपको क्लियरली फ्रैंकली बता दी। इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ ये पढ़ाते भी हैं। क्योंकि जैसे अगर आपको एडमिशन लेना है, नंबर 1 आपको 10+2, ठीक है, आप 10+2 पास किया, उसके बाद आपका BA एग्जामिनेशन या BSc एग्जामिनेशन दोनों चलेगा। BA और BSc एग्जामिनेशन अगर आपको 50% है तो एडमिशन मिलेगा। तो उसमें भी आपको कौन सी यूनिवर्सिटी शुरू करना है? देखिए, आर्कियोलॉजी कई यूनिवर्सिटीज़ में, आर्कियोलॉजी आपको जो है कभी कभी उत्तरांचल में भी मिलेंगे, आपको यूपी में भी मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे, सारी जगह पे, बहुत सारे साउथ इंडिया में भी कई जगह पे मिलेंगे। लेकिन विच इज़ द बस फ्यू यूनिवर्सिटीज़ फॉर आर्कियोलॉजी। एक यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ कोर्स बहुत ही अच्छा है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, एक्सकेवेशन बहुत, हर साल जो एक्सकेवेशन चलते हैं, क्योंकि एक्सकेवेशन में ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हर 2 महीना हर साल में एक अगर ट्रेनिंग, एक्सकेवेशन ट्रेनिंग हुआ, वो आपको एक पक्का आर्कियोलॉजिस्ट बना देंगे। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो कहीं से भी कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं से कोर्स करना है तो आप कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को देखिएगा जिस यूनिवर्सिटी में एक्सकेवेशन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है तो फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। सो नंबर 1 एक तो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नंबर 2 सियाजीराव यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में, वहाँ हर साल जो है ना वो एक्सकेवेशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं,
बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छे लाइब्रेरी है, क्योंकि लाइब्रेरी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। और जो ना ट्रेनिंग बहुत अच्छा देने वाला एक कोर्स है ये। और फिर और साउथ में अगर आप आएंगे, आप डेक्कन कॉलेज पुणे, डेक्कन कॉलेज पुणे में फिर जो है ना आपको जो है एक बहुत अच्छा लैब है, लाइब्रेरी है, वेरी गुड कोर्स, आर्कियोलॉजिकल कोर्स है, टीचर्स है जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है, द बेस्ट इन इंडिया जो आप कह सकते हैं। इन सब जगह पे जो ना ये 3 जगह अगर आप सुन लेंगे तो मेरे ख्याल में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी और भी है, वो तो खैर तो आपको जो ना गूगल में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हर केरला यूनिवर्सिटी भी है, मद्रास यूनिवर्सिटी भी है, हर स्टेट में आपको जो ना पटना यूनिवर्सिटी, हर स्टेट में आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे कोर्सेज के लिए। लेकिन इन सब जगह से आप इसको, इन यूनिवर्सिटीज़ को अगर प्रेफर करेंगे फॉर आर्कियोलॉजी, ये नहीं कि हर कोर्स के लिए नहीं, फॉर आर्कियोलॉजी दैट इज़ ए वेरी गुड कोर्स। हाँ ठीक है, आपने MA की, MA के करने के बाद दिल्ली में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आर्कियोलॉजी में। तो हम लोगों ने वही किया, तो मैंने वही कोर्स किया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। उसके लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए, पहले एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपके पास एक वाइवा वोसी होगा, आपसे इंटरव्यू होगा। हाँ, उसमें उनको लगा कि आप वेरी गुड कैंडिडेट है तो उसमें सिलेक्शन 10 लोगों का सिलेक्शन होता है। उस 10 में अगर आप आ गए, आप तो अगेन भाग्यवान हैं। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ही हो सकता है, या अगर आप फिर फर्दर स्टडी, आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगेन मैं रिकमेंड करूँगा आपको एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या आपको यहाँ का जो हमारा बड़ौदा यूनिवर्सिटी एंड डेक्कन कॉलेज पुणे। अब ये रिसर्च आप जो है कहीं पर भी कर सकते हैं, रिसर्च इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। रिसर्च आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, केरला में भी कर सकते हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, कोई भी पटना यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी कर लीजिए, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका बेसिक अगर जो है क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें आप खुद बना सकते हैं, कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो अभी इसमें अक्सर जो है एक और इम्पोर्टेंट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी किया, मैंने आपसे कहा कि सैलरी स्केल बहुत अच्छा नहीं है। एक दूसरा एक ब्रांच है, वो ब्रांच ये है कि जो ना अगर आप टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं, टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं, इसके पहले भी आप टूरिस्ट गाइड का एग्जामिनेशन देख के जो ना उस लाइन में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, तो यू कैन बी ए वेरी गुड टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड जो कहने में आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, टूरिस्ट गाइड, अरे ये तो टूरिस्ट गाइड है, वो नहीं। ये अगर आपको पैसा चाहिए तो टूरिस्ट गाइड का जो ये है लाइन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ासतौर अगर आप आगरा के करीब कहीं पर भी है तो सबसे ज़्यादा जो ना टूरिस्ट आते हैं तालिबान, या आप दिल्ली में कहीं है, और आपको होटलों से, जो 5 स्टार जो होटल से, इन लोगों से आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा। तो आपका टूरिस्ट गाइड जो ना आप थोड़ा सा बातचीत करने वाला है, और आपका लैंग्वेज अच्छा है, बातचीत करने में, आपका बिहेवियर में, आपका डिस्कशन में लोगों का इम्प्रेस कर सकते हैं। जो एक टूरिस्ट अगर आपसे मुलाकात हो गया, फिर जो ना वो खुद जो ना उनके देश से जो भी लोग आएंगे उनसे कहेंगे, अरे इस जब आप इंडिया जाएंगे आप इस टूरिस्ट गाइड को बुला लीजिए। तो इतना एक अटूट संबंध हो जाती है। वो कभी कभी आपको जो ना बहुत इंपॉर्टेंट लोग इसी तरीके के लोग मिल जाते हैं जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, और वो फिर आपको जो ना उस कंट्रीज में इनवाइट भी करेंगे कभी कभी। ऐसा भी मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट गाइड हैं जिनको एक बार इम्प्रेस होने के बाद जो इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से जो लोग आते हैं
वो लोग जो ना खुद पर्सनली इन लोगों को उनका टिकट लेके बुलाते हैं, एक पर्सनल ताल्लुकात हो जाते हैं। तो आपको जो ना यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस लाइक ए फ्रेंच लैंग्वेजेस या चाइनीज़ है, क्योंकि चाइनीज़ टूरिस्ट भी जब भी आते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि कोई चाइनीज़ गाइड मिल जाए। फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, ये सब लोग जो ना वो आता है। तो अगर आप चाहे वहाँ जा सकते हैं, उसमें आप लेक्चरर प्रोफेसर बनने से ज़्यादा आपको फिनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। फिनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा फिनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है। इसका बहुत सारे जो ना आयाम है, वो तो मैं फिर कभी भी बात करूँगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है एंड यू विल बी मूविंग इन ए वेरी हाई सर्कल। आपका खाना पीना भी 5 स्टार होटल में रहेगा, उन्हीं लोगों के साथ आप जा रहे हैं तो आपको तो खाना उन्हीं के साथ ही खाना पड़ेगा। तो इस तरह की एक संबंध बन जाता है, टूट संबंध बन जाता है। तो वो एक मौका है। फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे म्यूजियम्स में। नेशनल म्यूजियम है, वो तो खैर तो सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजियम है। या आपको कलकत्ता का जो म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल म्यूजियम्स इन इंडिया। या आपके हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम, इस तरह की बड़े बड़े म्यूजियम हैं, इसमें भी नौकरी मिल सकती है। लेकिन समझ लीजिए वहाँ सब जो ना बहुत ही सख्त कंपटीशन रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है बहुत कम लोगों में, आम लोगों में ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो ना हर जगह पे बहुत ही सख्त कंपटीशन रहेगा, एक्सेप्ट परहैप ये जो गाइड वाले में है, क्योंकि गाइड वाले में जो ना जितने भी लोग हैं उनको सबको एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन अब वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ जो ना आपको गैलरी एस्टेब्लिश करना है, या आपको वहाँ डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर बनना है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर का मतलब ये है कि अगर आपको एक मूर्ति मिला, ये मूर्ति किसका है, ये ब्रह्मा का है या विष्णु का है या शिव का है। तो शिव का है तो खैर तो ये क्या उनका आइकोनोग्राफिक फीचर्स क्या है, क्योंकि शिव होगा तो उनके वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देव वाकाराय नमो नमः। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। और विष्णु है आनंद शेषाई विष्णु, आनंद शेषाई विष्णु के बारे में शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए और उसको डिस्क्राइब भी करना चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें आप जो ना जब गाइड रहेंगे तब भी आपको ये सब चीज़ें जो ना आपको मदद करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो ना आप आर्कियोलॉजी में कर सकते हैं। एक तो गाइड बन सकता है और जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर बन सकता है। उसी तरीके से आप जो ना इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को ब्रीफिंग कर सकते हैं। फिर गैलरी बना सकते हैं, जो म्यूजियम गैलरी है, कभी मोबाइल म्यूजियम होगा उसमें जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब फैसिलिटीज़ आपके पास है। अब ये एंट्री कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। आपको BA MA पास करना है तभी ये होगा। स्कॉलरशिप कहीं पर भी है, स्कॉलरशिप आपको जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 8,000 जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जब में ज्वाइन करेंगे तब आपको वहाँ 8,000 का एक स्कॉलरशिप है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में भी हर जगह पे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसी के साथ ही साथ जो ना एक इंटरव्यू भी रहेगा। और गाइड वगैरह जो ना अगर आप बन गया तो आपकी काफ़ी अच्छा सैलरी नहीं, आपको पे पैकेट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर भी अगर मुझसे कोई पूछेंगे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप इस लाइन में जाइएगा मत। नंबर 1, अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट बनना है तो आपको पैशन होना चाहिए। नंबर 2, कहीं पर भी आप जो ना कोई ज़रूरी नहीं है आपके जो ना कमरा मिल जाएगा, आपको तंबू में रहना पड़ेगा। हम लोगों ने पूरा तंबू में बिताया है हमारा जीवन। और उसके बाद जो ना कोई ज़रूरी नहीं है, मॉस्किटोस भी रहेंगे, बग्स भी मिलेंगे, हर चीज़ें मिलेंगे।
और आपको कभी कभी बहुत दूर तक वॉक भी करना पड़ेगा। तो आप एक एडवेंचरस आदमी होना चाहिए। अगर एडवेंचरस होने के लिए आप तैयार है तो इस फील्ड में आगे जाइएगा। अगर नहीं है, मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहूँगा आप किसी और फील्ड में चले जाइए, बिकॉज दे आर हाईली पेइंग, ये उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस रास्ते पे मत जाइएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस। लेकिन अगर आप बन गया तो आप यू कैन मेक योर मार्क। बाकी किसी इसमें जो ना आप यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर मार्क। इन दिस फील्ड यू कैन मेक योर मार्क। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप लोग ना बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हो जाइएगा। यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब तो सवाल जवाब का है। हर्षल दोगले, गुड इवनिंग सर। हाँ, वी कैन स्टार्ट द सेशन। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? इसमें तो खैर तो मैं देख रहा हूँ कि ओनली गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग। I think that how can archaeology get into archaeological survey of India? ये देवेंद्र झा का है। अच्छा जी, आई थिंक यू आर फ्रॉम बिहार। तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाने के लिए पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। उसके बाद जो ना आपके ये 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है, जिसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी मिलेगा। 8,000 का ये कम है, लेकिन आप इसमें जाएंगे। ये जॉब करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद यू कैन गेट इनटू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट पोस्टिंग होगा असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट करके। तो उसमें आपको जो ना 35,000 रुपीज़ सैलरी मिलेंगे। एंड दैट इज़ ए मे नॉट बी वेरी गुड सैलरी। इससे अगर आप जो ना लेक्चरर बन जाएंगे तो आपको इससे अच्छा सैलरी मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, वो मैंने आपसे कहा ना, जज्बा है, पैशन है। तो आप इस कोर्स में आगे जाके दोबारा सेकंड आपका पोस्टिंग होगा, इफ़ यू आर लकी, असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट करके एक पोस्ट है, वो आपका नेक्स्ट हायर होगा। फिर डिप्यूटी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट होगा, फिर सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट। सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब है यू विल बी द इंचार्ज ऑफ वन फुल स्टेट। तो उसमें आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। तो मैंने अपना लाइफ का जो मेजर पार्ट ऑफ काम जो किया है वो इस पोस्ट से, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो ना VVIPs को, जो ना चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को, उसी तरीके का जो ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को, परवेज मुशर्रफ साहब के, इस तरह के मोर देन 30 जो हेड ऑफ द स्टेट को घुमाने का मौका मिला। और वो भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में, जर्मनी का प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट, इन सबको, वो सब जो ना इस पोस्ट में जब मैं था तब का है। दैट इज़ नंबर 1। और मेजर एक्सकेवेशन जो किया है वो भी इस पोस्ट में जब रह के, मेजर कंजर्वेशन जो किया है वो भी इसी पोस्ट में है। तो दैट विल टेक नियर अबाउट 40-50 के आपको जो उम्र है तब तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो ना फिर आप डायरेक्टर बन जाएंगे। तो डायरेक्टर बनेंगे तो खैर तो इतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होगा। फिर जॉइंट डायरेक्टर जनरल, इसी तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास रहना चाहिए कि जो ना डॉक्टरेट रहना चाहिए, तब भी है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड्स अपॉन योर लक ऑल्सो। तो ये जाजी का सेकंड राजेंद्र सिंह अंबर से दिया है।
डिस्क्रिमिनेशन बहुत है इंडिया में, दे रिक्रूट ओनली दोज हु हैव रेफरेंस। ऐसा नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना, जब मैंने अप्लाई किया था मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था, और उसके बाद जो है ना मेरा एक एक डेवलपमेंट मैंने देखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे काम करने वाले हैं, एंड इफ़ यू हैव ए पॉजिटिव माइंड, तो उसके लिए मैं आपसे ये हमेशा यही कहूँगा, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग का किताबें हैं, तो वो आपके करिकुलम का पार्ट रहना चाहिए। करिकुलम का मत मीन्स जो स्कूल का करिकुलम नहीं, आपका पर्सनल करिकुलम का मत, पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें हैं। तो जब हम लोग थे तब जो ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की किताब थे, हाउ टू ग्रो एंड थिंक एंड ग्रो रिच, पेरेरा की किताब था। तो इस तरह की जो ना छोटे छोटे किताबें थे, लेकिन अब बहुत सारी किताबें हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग की किताब अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, वो तो आपका पूरा मेंटालिटी जो है ना, आपका जो माइंड जो है ना, उसको जो है ना बिल्कुल एकदम बदल देंगे। अगर आपका माइंडसेट अगर आपने बदल दिया, देखिए आप जितने भी गरीब हो, जितने भी आपका साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, मैं ये नहीं कहूँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन यू विल बी एबल टू ओवरकम। वो प्रोफेसर को देख लीजिएगा, वो जो मेरे साथ जाती किया है, वो I was having 16 marks more than the student whom he had given admission. मुझे स्कॉलरशिप ही नहीं दिया, मैं ही उसका हकदार था, और बीए में हमसे ज़्यादा 100 मार्क्स से ज़्यादा था, कम था, लेकिन उनको दिया। लेकिन दैट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। इसलिए मैं, वरना तो मैं एक एटमोस्ट एक प्रोफेसर बन जाता है इस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, जिससे रिटायर हुआ है, जो कुछ मेरे साथ है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज आई कुड फाइट बैक। वो फाइट बैक इसलिए, वो प्रोफेसर से फाइट बैक इसलिए कर पाया कि बिकॉज मुझे इस किताबों ने मुझे साथ दिया। हाँ, आई विल फाइट बैक। उस टाइम में डायरेक्टली नहीं कर पाया, लेकिन फिर डायरेक्टली भी उनसे फाइट किया मैंने। आई एस्टेब्लिश माई पोजिशन। तो इसीलिए ये मत कहिएगा कि आपका जाति होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो ना, यू कैन ओवरकम, you can make it construct a new India। तो उसके बाद दवानी रुपेला, हाउ टू चूज आर्कियोलॉजिस्ट कैरियर आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको जो ना, आप अगर आपके करीब में कोई यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज मैंने कहा कि मैं रेकमेंड करूँगा ये 3 जगह। नंबर 1 ऑफ कोर्स बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, नंबर 2 बड़ौदा, एंड नंबर 3 द बेस्ट, देन नंबर 3 इज़ डेक्कन कॉलेज पुणे। और उसके बाद ASI में वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अगर आप रिसर्च करना चाहें, रिसर्च भी कर दीजिए। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन आर्कियोलॉजिस्ट, इसीलिए मैं तो खैर बेनिफिट ये है दवानी वाले, कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। अगर आपको पैशन है, अगर आप रेडी है, आप एडवेंचरिस्ट है, एडवेंचर लेने के लिए आप रेडी है, आप कमरे में सोना नहीं चाहेंगे, तंबू में सोने के लिए तैयार है, आप मीलों तक जो ना आप वॉक करने के लिए तैयार है, तो आप इसमें आइएगा, नहीं मत आइएगा। Rewali D, to study archaeology, is there any other way rather than only from degree standard? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आपको यही चुनना पड़ेगा रेवाली जी। देवेंद्र जाए अगेन, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डज एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट के साथ जो ना फेस, अगर आपने पोस्ट में आ गए तो कई चीज़ें हैं। मुझे कई लोगों से लड़ाई करना पड़ा, सिर्फ जो ना डेकॉइड से लड़ाई करना नहीं पड़ा, बाकी उन लोगों से मिलजुल के ये काम किया। लेकिन बहुत सारे फाइटिंग है, क्योंकि आपका यू आर द इंचार्ज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। वो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट की वजह से वो वहाँ का सारे लोगों का वो है लाइफ कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एंग्रोच करने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ मंदिर मस्जिद वाले हैं, वो मंदिर और मस्जिद इसमें बनाना चाहेंगे। जैसे मुझे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जो बिहार का था, जवाहर प्रसाद उनका नाम था, तो उनसे लड़ाई करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने शेरशाह सूरी के मकबरे में एंग्रोच करके मंदिर बनाना चाहता। तो इसी तरीके के कई लोग होंगे, उनको तो आपसे डायरेक्टली आपको जो ना फाइट करना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस बहुत है आपको।
ये नौकरी जो ना आसान नौकरी नहीं है, इसको जो ना आप समझ लीजिए फुल ऑफ प्रॉब्लम, डेली एवरी डे आपको प्रॉब्लम रहेगा। सोनी मंगला का सर, हाउ मच डू आर्कियोलॉजिस्ट मेक ए ईयर? बहुत ज़्यादा, बहुत कम है पैसा। आप ये समझ पैसा बनाना है इधर मत आइएगा। मैं कहता हूँ अगर पैसा बनाना है आर्कियोलॉजी में ही जो ना आप ये बन जाइए, गाइड बन जाइए। जब मैं असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट था तब भी, क्योंकि मैं फतेहपुर सिकरी में एक्सकवेशन कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि जो वहाँ का जो गाइड है वो मुझसे, मैं ऑफिसर हूँ लेकिन मुझसे ज़्यादा पैसा बना रहे। तो मैं भी ये सोच रहा था कि नौकरी छोड़ के रिज़ाइन करके गाइड बन जाऊँ। तो पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं, पैसा चाहिए तो इस लाइन में मत आइए। आप पैसा जो ना बनाना है तो बहुत सारे दरिया और है, एंड गो टू सम अदर ब्रांचेस। रिवाली जी फिर पूछ रहे हैं, डज टीचिंग प्रोफेशन इन आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट इज बेनिफिशियल? बेनिफिशियल ज़रूर है, क्योंकि अपनी इसके बारे में, अपना प्राउड हेरिटेज के बारे में, ग्लोरियस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। क्योंकि उससे जो ना बहुत कुछ बन सकता है। इट इज़ बेनिफिशियल ऑफ कोर्स, लेकिन जितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। देन दीपा मनवानी जी का है, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स इन आर्कियोलॉजी? डिफरेंट रोल्स का क्या मतलब है, मेरा समझ में नहीं आ रहे। आर्कियोलॉजिस्ट, उसमें एपिग्राफिस्ट भी बना सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकता है। देन ही कैन बी इन द फील्ड ऑफ कॉइन्स ऑल्सो, न्यूमिस्मेटिस्ट के फील्ड में जा सकते हैं। देन आपको जो डेटिंग कर सकते हैं, डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजी है, पैलियोंटोलॉजी है, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, और हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तो बहुत सारे फील्ड हैं। आप प्री हिस्ट्री जानना चाहते तो आपको तो खैर जियोलॉजी का भी बैकग्राउंड होना चाहिए। फिजिक्स का, ये अगर आप डेटिंग करना चाहें तो C14 है, तो उसमें आपको फिजिक्स की ज़रूरत है। और आप पैलियोंटोलॉजी है, जोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगा। पैलियो बॉटनी है तो आपको तो बॉटनी की ज़रूरत पड़ेगा। तो इससे काइंड ऑफ कैप्सूल्ड कोर्स आपको मिलेगा। फिर देवेंद्र झा, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट? बहुत पुअर, वो मैंने पहले ही बता दिया है। सगुन सरवागी है, एज कैरियर, अच्छा, प्रोस्पेक्टिव जॉब और टीचिंग प्रोफेशन जी, कैरियर अगर आपको चाहते हैं कि आपको टीचिंग लाइन ही सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें आपको बहुत डिस्कवरीज नहीं हो पाई। इसमें यू विल बी मेकिंग एबल टू मेक ए लॉट ऑफ डिस्कवरीज। फिर रोहन रॉय का है, विच ऑर्गेनाइजेशंस आर टॉप रिक्रूटर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इन इंडिया? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। फिर म्यूजियम्स, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्रूटर इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन नेशनल म्यूजियम है, म्यूजियम्स है, देन द यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। दीपा मनवानी फिर पूछ रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी? होगा पैलियोंटोलॉजी, वो तो खैर तो आप वही जो इंसान के पहले के जो स्टडी है, आप कार्बोनिफरस इरा के बारे में, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, जुरासिक, ट्रायासिक, मायासिक, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो खैर तो वो दैट इज ये पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज़ हो जाते हैं। अदरवाइज आर्कियोलॉजी इज मोस्टली हम लोग जो सिविलाइजेशन जो प्री हिस्ट्री से जो शुरू करते हैं वो है। देन यू हैव सरवन सिंह बाबा मोगा, हाँ, आई एम leading awareness movement against the use of tobacco products from the last 12 years. I distribute free medicine to tobacco users and free homeopathic medicine. Very good, Sarvanji. Homeopathic medicine, alcohol drinkers who wants to, अरे wonderful, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत बड़ी काम है, क्योंकि इस तरह के काम शुरू करना चाहिए, आगे भी बढ़ा देना चाहिए हम लोगों को। तंबाकू को जो ना, दिस इज ब्रॉट एक्चुअली फ्रॉम यूरोप, सॉरी फ्रॉम ब्राज़ील, और पहली बार अकबर के ज़माने में ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जहांगीर के पीरियड में उन्होंने बिल्कुल इसको मना कर दिया था, शाहजहां ने भी मना कर दिया था। तो इसलिए जो ना हम लोगों को इसको, तंबाकू को यूज़ से जो ना बहुत सारे बीमारियाँ शुरू हो जाती थी। इसलिए हम लोग को ये जो आप जो कर रहे हैं बाबा जी,
बाबा मोगा जी, जो आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है, इस तरह के काम आगे बढ़ा दीजिएगा। देन रोहन रॉय, ही हैज हाउ हैज द कोविड-19 पैंडेमिक अफेक्टेड कैरियर इन दिस फील्ड। यस, हाँ, ये फील्ड में खासतौर टूरिज्म बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गया है। और एंड टूरिज्म अगर बर्बाद हो जाएंगे तो जो टूरिस्ट गाइड है उनका काम रुक गया, सारे मोन्यूमेंट जो ना बंद हो गया। तो दिस हैज़ कम्प्लीटली, वो तो सारे इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ इसको इन्होंने बंद किया। तो इट इज़ नथिंग मोर, आई मीन दिस वन। तो सब जगह मेरे ख्याल में कोविड की वजह से जो ना सारी ओपनिंग्स बंद थे। Rohan Roy has the COVID pandemic. Then Devendra Jai, again, what are the challenges you are during the dacoits conversation? अच्छा, लगता है कि आप कुछ चीज़ें जानते हैं मेरे बारे में, इसलिए जो ना देवेंद्र झा इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि मेरा एक इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ है कि जब मैं बटेश्वर से जो ना वो लोग से मिल के बात करना चाह रहा था, डेकॉइट लोग, तो मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो पता नहीं वो किस तरह जो ना काम करेंगे करके, तो अवॉइड करना चाह रहा था। तो एक दिन मैं एक मंदिर से दूसरा मंदिर, ये बटेश्वर की कहानी है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर जा रहा था। तो मैंने ये देखा एक आदमी बैठ के बीड़ी पी रहे मंदिर के सामने। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उनसे पूछा, आपको शर्म नहीं आते, आप मंदिर में बीड़ी पी रहे? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने घूर के देखा, कुछ नहीं कहा। ही लुक्ड एट मी वेरी कंटेम्प्चुअसली। तब तक जो ना मेरा इंटरमीडिएट था, जो सरेंडर डेकॉइट था, वो आगे आके मुझसे मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, सर आपसे कुछ मत कहिए, विच मीन्स उनको इतना रेस्पेक्टफुली बात कर रहा था। तब तक मैं समझ गया, मैंने इनके इंटरव्यू कहीं देखा था, मैंने इनका इंटरव्यू आज तक चैनल में देखा था, ये निर्भय सिंह गुज्जर था। तो मैंने फिर जो ना वहीं बैठकर मैंने समझा कि ये द बिगेस्ट डेकॉइट ऑफ द एरिया है और उनका आदमी वो पूरा एरिया को सराउंड किया है, अब भागने से बचेगा नहीं। तो मैं उनके पैर पे बैठ गया और मैंने फिर उनको एक डिस्कशन में एंगेज किया। मैंने उनसे कहा, देखिए यहाँ का ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी है वो सिर्फ आप ही की वजह से बच गया, वरना न कलेक्टर कुछ कर सकते हैं, न ये एसपी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे ये कहा कि ईश्वर ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ भेजा है। तो उन्होंने पूछा वो क्या है? तो मैंने कहा ये मंदिर जितने भी है यहाँ का, ये एक राजवंश थे एक ज़माने में, जो उनको कहते हैं गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी। गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी, उन लोगों ने बनाया ये सारे मंदिर जितने भी है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी उन्होंने बनाया, उन्होंने यूपी में भी, उत्तरांचल में भी इस तरीके का बनाया है। और वो डायनास्टी का नाम था गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी, और आपका नाम है ये निर्भय सिंह गुज्जर, जिसका मतलब ये है कि आप उस परिवार के रहने वाले हैं, आप राजकुमार हैं एक ज़माने का। इसलिए इस जगह की इसके लिए बचाने के लिए ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा। सो दैट वाज माय डिस्कशन। वो देन द होल थिंग चेंज्ड। उनको पहली बार पता चला कि दैट ही बिलोंग्स टू ए वेरी इलस्ट्रियस डायनास्टी, राजकुमार थे एक ज़माने का, लेकिन आज डाकू है। फिर उन्होंने बहुत सारे जो ना हमारा साथ दिया, लेकिन उनको पता था कि वो मारे जाएंगे, क्योंकि तब तक जो ना यूपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बना दिया। तो पहले उनको भाइयों को मारा, उसके बाद उनको भी मारा। तो वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जाजी, मुझे लगता है कि जावेद जी मेरे बारे में कुछ जानते हैं। देन सगुन सरवागी का है चैलेंजेस फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। मेरे ख्याल में सगुन जी मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत सारे हैं। आपको कभी डेकॉइट होंगे, कभी नक्सल्स होंगे, कभी कुछ और लोग होंगे, कभी जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, उनसे भी आपको टक्कर लेना पड़ेगा। मुझे कई बार टक्कर लेना पड़ा। देन चित्रा जी है, चित्रा जी एम, व्हाट वाज योर वाई टू चूज दिस कैरियर? मैंने इसलिए कैरियर शुरू किया है कि शायद मैं हिस्टोरियन हो जाता था, लेकिन वो प्रोफेसर ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। सो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसलिए जो ना इन द नेगेटिव सेंस मैं उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया, वरना मैं वही हो जाता।
देवेंद्र जा की हाउ डू यू बिकेम एन आर्कियोलॉजिस्ट। जा जी मैंने ये बता दिया है मैंने किस तरह आर्कियोलॉजिस्ट बना, वरना दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। तो इसलिए आपके साथ भी इसी तरीके से कोई नाइंसाफ़ी होगा तो ये समझ लीजिए ये जो हवा जो चलती है ना आपको ऊपर उड़ाने के लिए, ये आप ये मत कहिएगा दैट इज़ द एंड ऑफ योर कैरियर। और उसके लिए ये इस तरह की जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़िए। देन सोनी मोंगला, इट सीम्स लाइक आर्कियोलॉजी गिव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस कई तरीके के। और मैं ख़ास तौर में ये कहता हूँ जो यू आर इन ए लकी पोजीशन, आपके पास पैसा है, यू हैव ए वेरी गुड जॉब, लेकिन आप हमेशा गरीब लोगों के बारे में सोचिएगा। हमारा जो गरीब तबका है, मैं हमेशा वही करता था, क्योंकि जब मेरा बचपन में ही मैंने देखा है मेरे घर में 100 लोगों को जो ना दोपहर के बच्चों को खाना दिलाया करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1960-70s में मेरे घर में वही कर देता था, मेरा मदर देते थे। 100 लोगों को डेली जो ना कंजी कहते हैं, दैट इज राइस और इसके साथ मिलके है, तो वो खिलाता था। वो हमने देखा, तो इसलिए हमें भी वही है, क्योंकि इसलिए मैंने ये स्कूल वगैरह जो चलाया था, दिल्ली में स्कूल चलाया था, वो इसी गरीब बच्चों के लिए था। इसलिए मुझे इनसे मिलने का मौका भी मिला, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से, वरना अगर नहीं किया होता ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता था। इन सारी गरीबों के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गरीब के पास नहीं पहुंचती हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो ना वॉलंटरली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश आपका है, ये जनता आपका है। इनके लिए जो ना खासतौर गरीब तबके के लिए ऊपर उठाने के लिए जो भी आप कर सकते थे वो आप कर डालिए। हर ऑफिसर एक एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा एक्टिविज्म में बिलीव किया था, इसलिए आगे बढ़ पाया। सोनी मंगला, इट्स आर्कियोलॉजी गिव अ लॉट ऑफ यस। देन राजेंद्र सिंह अम्बरसरिया है, इफ सर वी वांट टू स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट इन अब्रॉड, यस, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा है। जैसे इंग्लैंड वगैरह में हमारे जैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अमेरिका में इम्पोर्टेंस देते हैं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो है बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन द ओनली थिंग इज वेदर डू यू हैव द पैशन। अनुराग खरनार जी का, व्हाट स्किल डू यू नीड टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट। स्किल यही है, पैशन, सब्जेक्ट में जो ना दिलचस्पी है, और जो ना फिर आगे चलने के लिए आप यू लिव एज एन ऑर्डिनरी मैन, बस ये दो चीज़ें हैं मेरा। अनुराग करना व्हाट स्किल, देन अनुराग करना अगेन डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज मैथमेटिक्स। हाँ, ही ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के बगैर जो ना कोई भी ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना और फील्ड में ज़रूरत पड़ते हैं। आई मीन बेसिक मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देवेंद्र झा जी, हाउ डू आई परस्यू कैरियर इन आर्कियोलॉजिस्ट अब्रॉड। बहुत सारे मौके हैं आजकल जो ना स्टडी अब्रॉड करके जो ना आपको जो ना कहीं पर भी नेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एंड देयर आर वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। और जैसे हमारा स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, उसी तरीके से इंग्लैंड में भी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है। हमने बहुत कुछ इंग्लैंड से लिया है। आजकल इंग्लैंड है, बाकी सारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सोनी मंगला का है, वाट आर द स्ट्रीम्स कम अंडर आर्कियोलॉजी। स्ट्रीम्स में तो खैर था, जैसे आपका ना एक तो फील्ड आर्कियोलॉजी हो गया, फिर एपिग्राफी हो गया, पैलियोंटोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस फील्ड में आएंगे। ये भी आपको जो है नेट में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। वाट आर द स्ट्रीम्स। फिर ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश कुमार सर, व्हाट आर द चैलेंजेस वी हैव टू फेस जॉब। वो जॉब के लिए चैलेंजेस की ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो ना पहले जॉब मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अक्सर रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार अगर बन गया तो बन गया। वैशाली मेहरा, विच स्ट्रीम वी टेक ऑफ बिकमिंग एन आर्कियोलॉजिस्ट। आप जो है ना बिल्कुल बीए कर लीजिए, अगर बीएससी है तो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सोनी मंगला, हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक टू बी स्टडी आर्कियोलॉजी। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है ना आपको 2 साल में ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर अगर रिसर्च में करना चाहे तो दैट टेक्स 5 to 6 years।
Then Sony Mangla, how many days it takes, then how much time will take it, even industry to take its place again the situation. ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये कोविड के बाद जो ना फिर क्या दुनिया होगा वो देख लेंगे. हाउ मच कंपटीशन इज इन दिस फील्ड. कंपटीशन कम है लेकिन जो ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम है. रोहन रॉय, many choose field job whereas many opt for desk. हाँ, ये desk job नहीं है, this is a field job. So if you want to have this kind of desk job, you know, archaeology is not your field. Shatabdi Day, many thanks sir. Thank you. Anurag Khairnar, Hriday Shavan, thank you Anurag ji. Shatabdi Day, very insightful. Shatabdi, very insightful. Shatabdi Day, sir, what challenges did you face during the राम मंदिर एक्सकवेशन. इसका मतलब आप भी जानते हैं मेरे बारे में, तो राम मंदिर का एक्सकवेशन जो ना एक बहुत अलग टॉपिक है, क्योंकि वहाँ जन्म मंदिर की अवशेष था, वो मैंने खुद देखा था, एक्सकवेट भी किया था. तो इसीलिए मैं बहुत पहले से ही सारे मुस्लिम लीडरशिप से कहा था, मंदिर के अवशेष से मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है उतना एक आम हिंदू को ये इम्पोर्टेंट है. मुसलमान को विलिंगली छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप ने जो ना बिल्कुल इस मौके को खो दिया. मुझे अफसोस है, शायद मुस्लिम लीडरशिप ठीक से काम नहीं किया. देन हृदय सावंत सर, इज देयर एनी पोस्ट लाइक हेरिटेज मैनेजर आफ्टर हैविंग ग्रेजुएशन. अभी तक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ना उसके लिए कोशिश कर रहे हैं. सावंत जी, अभी तक तो नहीं है. Then Aishwarya Nair, is there any internship available? Internship available ऐसा ओपन नहीं है, लेकिन जो ना जो भी एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ जो ना अगर आप अप्रोच करेंगे तो वो तो आपको परमिशन देते हैं, कुछ लोग देते भी नहीं है. Then Sagun Sarvai, thank you for your response. Then Aishwarya Nair, what is your opinion on the Padmanabha Swami temple verdict? Padmanabha Swami verdict, that is a judicial verdict. जो भी जुडिशियल वर्डिक्ट है वो हम लोगों को मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा ये है कि इसको यूज़ करते हुए एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम, जैसे इंग्लैंड में जो म्यूज़ियम है, अगर उसी तरीके इतना सारे, मेरे ख्याल में शायद दुनिया में इतना सारा सोना और ऑर्नामेंट कहीं और नहीं है, तो वो यूज़ करते हुए एक अलग म्यूज़ियम बना देना चाहिए था. शायद अगर जो रॉयल फैमिलीज ये इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे पता नहीं. ये इसके बारे में जो शुरू में भी लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा कि अगर म्यूज़ियम बनाएंगे तो पूरा दुनिया देखने के लिए आएंगे, और दैट विल कम्प्लीटली चेंज द टूरिज़्म मैप ऑफ इंडिया. तो इतना पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल में. थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग सेशन. हर्षल जी के ओपिनियन. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच.